बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। यारिम ने जैसे ही पलट कर देखा रूह ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। वो तेज़ी से उसकी तरफ आया और उसे उठाने लगा। क्या हुआ है रूह को? इसे यहाँ कौन लेकर आया है? वो खिज़र से पूछ रहा था, शारिफ से, सबसे, लेकिन कोई उसे जवाब नहीं दे रहा था। यारिम ने गुस्से से मासूमा की तरफ देखा जो खुद बुरी तरह घबराई हुई खड़ी थी। सर, मुझे नहीं पता था कि आप लोग यहाँ इसलिए आए हैं। आप लोग तो बात करने आए थे। रूह काफ़ी घबराई हुई थी, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई। मासूमा ने अपनी सफाई पेश की, जबकि यारिम का दिल चाहा कि उसका मुंह तोड़ दे। इतनी मुश्किल से उसने सब कुछ ठीक किया था और मासूमा की एक गलती की वजह से सब कुछ फिर से बर्बाद हो चुका था। रूह की हालत बता रही थी कि वो सब कुछ सुन ही नहीं बल्कि अपनी आंखों से देख भी चुकी है। यारिम ने एहतियात से उसे उठाया और वहाँ से सीधा निकल गया। वो भी खिज़र के साथ उसके पीछे जाने लगी थी जब शारिफ ने उसे पकड़कर ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। तुम बातों से सुधरने वाले नहीं हो मासूमा, तुम्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। डेविल की टीम में काम करने वाले लोग इतनी गलतियां नहीं करते। अपने मुंह पे हाथ रखे मासूमा हैरान और परेशान नज़रों से शारिफ को देख रही थी, जबकि उसे उसकी गलती बताकर सज़ा देकर शारिफ ये जा वो जा हो चुका। वो उसे सीधा लेकर घर आया था। डॉक्टर घर पर ही उसे चेक कर रहा था। शारिफ, खिज़र, मासूमा, लैला, सब लोग यहाँ पर थे। सब लोग अपनी अपनी जगह परेशान थे, लेकिन यारिम की हालत इन सब से मुख्तलिफ थी। वो एक सेकंड के लिए भी आराम से न बैठा बल्कि मुसलसल टहल रहा था। वो शायद आगे के बारे में जानता था। कितनी मुश्किल से उसने रूह को अपना एतबार दिलवाया था और सब पर पानी फिर चुका। मासूमा कितनी बार उसके करीब आकर माफ़ी मांगने की कोशिश कर चुकी थी। मासूमा, मैं इस वक्त कुछ नहीं सुनना चाहता, कुछ भी नहीं। उसने अल्फाज अलग अलग करके अदा किए तो मासूमा खामोश होकर बैठ गई थी। मासूमा जानती थी कि शारिफ उससे नाराज़ है। वो पहले से ही उस पर बहुत गुस्सा है। अब तक मासूमा ने जो उसके साथ किया, इसकी वजह से शारिफ उससे सीधे मुँह बात नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मासूमा इतनी बड़ी कसूरवार ना थी। उसने शारिफ को कभी नहीं कहा था कि वो उसे चाहती है या उससे शादी करेगी। उसने तो हमेशा शारिफ की जज्बात को भटकने से रोका था। उसने हमेशा यही कहा था कि वो यहाँ सिर्फ अपने बाप की मौत का बदला लेने आई है, ना कि घर बसाने। जबकि लैला अब उतना सारा वक्त खिज़र के साथ गुजारती थी। वो खिज़र को समझने लगी थी। वो बज़ाहिर एक दूसरे के दोस्त ही थे, लेकिन खिज़र के अंदर एक उम्मीद जागी थी। क्या पता लैला इसकी मोहब्बत को कबूल कर ले। जबकि लैला को अब खिज़र का साथ अच्छा लगता था। फारिग वक्त में वो अक्सर इकट्ठे नज़र आते, यहाँ तक कि लैला अब खिज़र को अपना बेस्ट फ्रेंड भी कहने लगी थी। रूह को होश आए काफ़ी वक्त हो चुका था, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत ना थी कि अंदर उसके पास जाए। मैं जाकर बात करूँ उससे, लैला ने कहा था। नहीं, मैं खुद जाऊँगा, यारिम ने धीमी आवाज़ में कहा। तो फिर जाओ और बताओ उसे, और अब मज़ीद कोई भी झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता डेविल, तुम झूठ से सबसे ज़्यादा नफरत करते थे और अपनी ही मोहब्बत से तुम इस हद तक झूठ बोल रहे हो। खिज़र ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। हाँ, क्योंकि मैं उसे खोने से डरता हूँ खिज़र। मैं उसे खो नहीं सकता। वो कहती है कि मैं ये सब कुछ छोड़ दूँ, लेकिन मैं ये सब कुछ छोड़ नहीं सकता। जाने कितने ही लोग हैं जो ये सोच कर सोते हैं कि अल्लाह उनके लिए किसी न किसी को ज़रूर भेजेगा जो आकर उनकी तकलीफ़ दूर कर देगा। मैं उन लोगों की उम्मीद नहीं तोड़ सकता, लेकिन रूह से दूर भी नहीं रह सकता। रूह मेरी जान है, मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। तुम्हें पता है रूह वो वाहिद इंसान है जिसे मैं बिना किसी गलती की सज़ा दे रहा हूँ। यानी मुझसे देखते हुए उठा और कमरे के अंदर जाने लगा था। वो कमरे में आया। रूह बिल्कुल खामोश बेड पर बैठी थी। यारिम इसके करीब आकर बैठा। वो तब भी कुछ ना बोली, लेकिन यारिम ने उसका हाथ थामने की कोशिश की। रूह ने अपना हाथ छुड़वा लिया। हाथ मत लगाइए, मुझे धोखा दिया है आपने मुझे। आप वैसे ही हैं, बिल्कुल भी नहीं बदले। नहीं रह सकती आपके साथ, मुझे नहीं रहना यहाँ। मुझे पाकिस्तान भेजिए, मैं अपने घर वापस जाऊँगी। रूह से देख कर बोली। प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करो। लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं छोड़ सकता। तो ठीक है, मुझे छोड़ दें, रूह इसकी बात काटते हुए बोली। लेकिन इसकी बात मुकम्मल होने से पहले यारिम का ज़ोरदार थप्पड़ उसे बेड पर गिरा गया था। खबरदार, जो ऐसी बकवास दोबारा की। वो एक हाथ से इसके बाल अपनी मुट्ठी में पकड़ते हुए बोला। मैं नहीं रहूँगी यहाँ, चली जाऊँगी यहाँ से, और आप मुझे ज़बरदस्ती यहाँ नहीं रख सकते। मुझे मेरे घर वालों के पास जाना है। आप एक बेहिस और बेरहम इंसान हैं और आप जैसे इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। बल्कि आपको तो इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन है। किसी की जान लेने वाला इंसान नहीं हो सकता। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे पाकिस्तान वापस जाना है, मुझे मेरे घर जाना है, अपने घर वालों के पास। वो चिल्ला चिल्ला कर बोली थी। कौन से घर और कौन से घर वालों की बात कर रही हो रूह? इन लोगों की जिन्होंने तुम्हें बेच दिया। कोई हंसी खुशी निकाह नहीं करवाया गया था तुम्हारा, बेचा गया था तुम्हें यहाँ। तुम्हारे नाम की दौलत पर वो लोग ऐश कर रहे हैं।
तुम्हें बेचकर जो रकम उन्हें मिली है इस पर जी रहे हैं। रू, तुम्हें दुनिया में कोई इतना प्यार नहीं करता जितना सैयद यारिम काज़मी करता है। मेरे प्यार का मुकाबला उन लोगों के साथ मत करो। मैं बेहिस हूँ, बेरहम हूँ, लेकिन इतना गिरा हुआ नहीं हूँ कि अपनी खुशियों के लिए किसी को बेच दूँ। तुम्हें अंदाज़ा भी है यहाँ तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता था। जिन लोगों के लिए तुम्हारे दिल में इतनी मोहब्बत है ना, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते। तुम्हें बेचकर अपनी ज़िंदगी संवार चुके हैं, वो आगे बढ़ चुके हैं। रूह, यारिम शुरू में जितने गुस्से से बोला था अब उसका गुस्सा उतना ही ठंडा हो चुका था। इस वक्त वो रूह का चेहरा थामे मोहब्बत से समझाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि रूह की सोच अभी तक वहीं रुकी थी कि उसे बेच दिया गया था। उसका निकाह नहीं करवाया गया था, बल्कि पैसों की खातिर उसे बेच दिया गया। बचपन से वो अपने मामू के नाम के ताने सुनती थी। अम्मी हमेशा उसे कहा करती थी, तेरा मामू तुझे छोड़कर भाग गया। रूह जब पैदा हुई तब उसका मामू सिर्फ 13 साल का था। वो तो उसका नाम तक नहीं जानती थी। बस इतना पता था कि उसका एक रिश्ता है जो दुनिया में अब भी मौजूद है। वो हमेशा अपने उस मामू की ज़िंदगी की दुआएं मांगती थी। आज शायद वो शख्स आज उसके करीब होता, उसे उसका सहारा मिलता तो वो इस तरह से ना बिकती। लेकिन अब वो उसे कहाँ मिलता। वो तो 18 साल पहले ही अपनी बहन के मरने के बाद उसे छोड़कर कहीं गायब हो गया था। रूह रोते रोते ज़मीन पर बैठ गई, जबकि यारिम ने भी ज़मीन पर बैठकर उसे अपने सीने से लगाया था। रूह की ज़ात इतनी बेमोल थी। आज एक और राज रूह पर फाश हुआ था। रात को रोते रोते न जाने कब रूह की आंख लग गई। यारिम ने उसे ज़मीन से उठाकर बेड पर लिटाया। यारिम रूह को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहता था। उसे कभी भी ना बताता कि उसकी माँ ने उसके साथ क्या किया है, लेकिन इसकी बार बार पाकिस्तान जाने की ज़िद उसे मजबूर कर गई। अब शायद वो पाकिस्तान जाने की बात ना करे, लेकिन इससे दूर जाने की कोशिश ज़रूर करेगी। अब वो बिना डर और खौफ के उससे कहती थी कि उसके साथ नहीं रहेगी, और यारिम को हर हाल में उसे अपने साथ रखना था, चाहे इसके लिए अब उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। वैसे भी प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है। सुबह वो यारिम के बिल्कुल करीब सो रही थी। यारिम ने किसी तकिए की तरह उसे खुद में भेज रखा था। रात बेचैनी में गुजर गई। उसे एक सेकंड भी नींद आई। वो अब भी जाग रहा था। नमाज का वक्त होने लगा था। रूह ने यकीनन अगले 5-10 मिनट में जाग जाना था। मैं वो सारी रात उसके जागने का ही तो इंतज़ार करता रहा। वो उसकी बेचैनी बांटना चाहता था। उसके ख्याल के ऐन मुताबिक रूह ज़रा सा कसमस आई। अगले ही लम्हे रूह को अपने ऊपर वज़न महसूस होने लगा था। साथ ही अपने आप को उसकी नज़रों के हिसार में महसूस किया। उसने जानबूझकर आंखें नहीं खोली। यारिम ने उसकी आंखें खोलने का इंतज़ार किया। वो इसके इतने करीब मौजूद था, इसलिए शायद वो अपनी आंखें नहीं खोल रही थी। उसकी जासूसन अदाकारा भी थी। यारिम के डिंपल नुमाया हुए। यारिम ने उसके गाल की तरफ देखा, जहाँ उसकी 4 उंगलियों के निशान वाज़िया थे। वो जब उसे प्यार से समझाने की कोशिश करता, रूह ज़रूर ऐसी कोई बात करती कि उसका हाथ उठे। कल रात भी उसने ऐसा ही किया था। यारिम का हाथ उसके चेहरे पर छप गया। यारिम ने बेसाख्ता उसके गाल पर अपने होंठ रखे। जाने कितनी देर वो अपने होंठों की प्यास बुझाता रहा था। उसकी सुर्खी माइल गाल के हर निशान पर उसने अपने होंठों से मरहम लगाया था। उसके इतने करीब से रूह ने ज़रा सा पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन यारिम ने उसकी कोशिश को नाकाम बना दिया। रूह ने उससे दूर हटने की कोशिश की, बल्कि यारिम तो उसके चेहरे के नकूश में खो सा गया था। फिर रूह ने बाकायदा उसके सीने पे हाथ रखकर उसे खुद से दूर किया, फिर मुस्कुराकर उससे दूर हुआ। वो फ़िलहाल उसका मूड ख़राब नहीं करना चाहता था और उसे कल की हर सोच से दूर रखना चाहता था। यारिम आहिस्ता से उठकर सीधा हुआ। उसे सोया देखकर बिल्कुल ही फ्री हो जाते हैं। रूह बड़बड़ाते हुए उसके करीब से उठने लगी, जबकि यारिम सुन चुका था। तो ऐसा कहो ना कि सोए हुए प्यार कर रहा था तो अच्छा नहीं लगा, जागते हुए प्यार करो। जाने कितनी ही देर उसके लबों पर झुका अपने आप को सैराब करता रहा। उसका बख्शने का कोई इरादा ना था। यारिम प्लीज़, मुझे नमाज अदा करनी है। रूह समझ चुकी थी कि अगर अब भी कुछ ना बोली तो यारिम सुबह सुबह उसके होश ठिकाने लगाएगा। रूह बड़ी मुश्किल से ये अल्फाज अदा कर पाई थी। यारिम ने नज़रें उठाकर एक नज़र उसका चेहरा देखा, जहाँ किसी किस्म की कोई बेजानी न थी, और ये ही चीज़ यारिम को पुरसकून करती। यारिम ने उसे फासला कायम करते हुए मुंह बनाया तो रूह मौका देखते ही भाग निकली। यारिम ने एक सरदाब भरकर वॉशरूम के दरवाजे को देखा। यारिम के जाने के बाद रूह पहले पूरे कमरे में टहलती रही, तो वो समझ चुकी थी कि आदमी उसे यहाँ से निकलने नहीं देगा, और अब वो जाती भी तो कहाँ जाती। उसकी माँ ने तो उसे बेच दिया, लेकिन क्यों किया? क्या वो इतनी बेमोल थी? रूह सोचते हुए फूट फूट कर रोने लगी। वो इसकी सगी माँ ना थी, लेकिन वो माँ तो थी। एक माँ अपनी बेटी के साथ इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती है?
अगर इसकी जगह इसकी अपनी तीनों बेटियों में से कोई और होता तो क्या वो इसके साथ ऐसा करती? कभी नहीं। बेचने के लिए तो इसके पास सौतेली बेटी थी जिसे बेचने के बाद इसको कोई अफसोस ना था। अगर यारिम इससे मोहब्बत ना करता तो इस वक्त कहाँ होती? ये सोच भी इसके दिल के कई टुकड़े कर रही थी। यारिम जैसे कातिल के साथ जहाँ इसका रहना नामुमकिन था, वहीं वो अपनी माँ के पास भी नहीं जा सकती थी। इतनी बेबसी पर जितना रो सकती थी रोई, फिर उठकर बाहर आ गई। अगर यारिम सब कुछ छोड़ देता तो उसके साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करती, लेकिन अब नहीं। यारिम कभी नहीं बदल सकता था, वो एक दरिंदा था, इसीलिए इसने यारिम को छोड़ने का फैसला कर लिया था। रूह की ज़िंदगी में यारिम जैसे शख्स की कोई जगह ना थी। वो एक कातिल के साथ सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। उसे बहुत प्यास लग रही थी। वो सीधी किचन में आई। अभी उसने फ्रिज से पानी की बोतल निकाली ही थी कि सामने टेबल पर इसे शिफा का फ़ोन नज़र आया, जबकि वो दोनों बाहर धूप में बैठी थी। रूह ने जल्दी से फ़ोन उठाया और अपने कमरे में आई। यारिम किस तरह से इसकी हर हरकत पर नज़र रखे हुए था वो नहीं जानती थी, लेकिन इसकी बातों से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल ना था कि उसके पल पल की खबर रखता है। उसकी चोरी से लेकर उसके ऑफिस रूम तक जाकर सबूत ढूंढना, यारिम किसी न किसी तरीके से उस पर नज़र रखे हुए था। रूह ने एहतियात से शिफा का फ़ोन अपने हाथ में छुपाया और बेड की साइड से अपना फ़ोन उठाया, क्योंकि उसके पास सारिम का नंबर इसी फ़ोन में सेव था। अब रूह को किसी ऐसी जगह जाना था जहाँ शिफा और मैरी की नज़र से बच सके। वो बाहर निकली और नज़र छत की सीढ़ियों पर पड़ी, इससे पहले कि वो कभी छत पे नहीं गई थी। उसने एक नज़र बाहर लॉन की तरफ देखा जहाँ वो दोनों बातों में मसरूफ़ थी। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू किया ताकि उसके कदमों की आवाज़ बाहर ना जा सके। छत पे जाके उसने सारिम को फ़ोन किया था। अनजान नंबर सारिम ने सोच समझ कर उठाया था। सारिम प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालें, मैं यारिम के साथ नहीं रह सकती, वो कभी नहीं बदल सकते, रूह ने रोते हुए कहा। सारिम को बेसाख्ता उस पर तरस आया था। वो नहीं चाहता था कि उसकी और यारिम के बीच इस मासूम के साथ कुछ गलत हो। वो ये तो समझ चुका था कि अब रूह उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। अब उसे यारिम के पास रुकना है मकसद था, रखना ही मकसद था। वो अपने मतलब के लिए एक मासूम का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। रूह तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं लोकेशन ट्रेस करके वहाँ पहुँचता हूँ, तुम बस वहाँ से निकलो, सारिम ने उसे समझाते हुए कहा। लेकिन सारिम मैं यहाँ से कैसे निकलूँ? मैं तो छत पे हूँ, आपसे छुप कर बात कर रही हूँ। बाहर लॉन में वो दोनों बैठी हैं, गाड़ी के करीब ड्राइवर खड़ा है, बाहर दरवाजे पर चौकीदार है। मैं यहाँ से नहीं निकल सकती, रूह ने रोते हुए कहा। इसका मतलब था कि रूह के साथ हर वक्त कोई ना कोई था। छत के आगे पीछे देखो, कहीं तो कोई जगह होगी निकलने की, सारिम ने उसे समझा कर कहा। तो वह छत से आगे पीछे वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगी और जगह ढूंढने लगी थी। यहाँ पर एक छोटा सा दरवाज़ा है जो बाहर छोटी सी रोड पे खुलता है, लेकिन छत से बहुत ऊंचाई पे है, मैं वहाँ नहीं पहुँच सकती, रूह ने बेबसी से कहा। रूह फासला और ऊंचाई मत देखो, अगर तुम ये सब कुछ देखती रही तो वहाँ से कभी नहीं निकल पाओगी। तुम्हें हिम्मत करनी होगी, मैं तुम्हारी लोकेशन पर पहुँचता हूँ, तुम अपना पासपोर्ट, वीज़ा और कार्ड उठा लाओ अगर मुमकिन हो तो। सारिम फ़ोन बंद कर चुका था। रूह हिम्मत जमा करके एक बार फिर से वो दरवाज़ा देखने लगी। वो जल्दी से नीचे आई थी। शिफा का फ़ोन एहतियात से इसी जगह पर रखा जहाँ से उठा के ले गई थी। वो कमरे में आई और कमरे की सब खिड़की दरवाजे बंद कर दिए, फिर बेड पर लेट कर लाइट ऑफ कर दी। उसने बड़ी मुश्किल से अंधेरे में अपना कार्ड, वीज़ा और पासपोर्ट निकाला। सारिम ने उससे कहा था कि ज़रूर कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा है जिससे वो हर वक्त तुम पर नज़र रखता है। उसने सारिम के आइडिया के मुताबिक ही काम किया था। वो अपनी चीज़ें उठाकर एक बार फिर से आकर बेड पर लेट गई। रूह ने सारे कागज़ अच्छे से छुपाए और लाइट ऑन करके बेजारी से देखने लगी ताकि वो ये दिखाने में कामयाब रही कि उसे नींद नहीं आ रही और वो ज़बरदस्ती सोने की कोशिश कर रही है। फिर वो मुंह बनाती बाहर निकल आई और एक बार फिर से घूमने लगी और चलते चलते एक बार फिर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। वो छत पे आई और अपनी सारी हिम्मत जमा करके आंखें बंद की और छत से कूद गई। अच्छी खासी चोट लग गई थी, रोना भी बहुत आया, लेकिन इस वक्त रोने का प्लान कैंसिल करती वो दरवाजे की तरफ आई। कूदने की वजह से जिस्म का एक एक हिस्सा दर्द करने लगा था। वो दरवाज़ा खोलकर तेज़ी से बाहर की तरफ भागी, जहाँ पीछे इसे ऐसा लगा कि कोई गाड़ी इसके पीछे आ रही है। पलट कर देखा तो सारिम अपनी गाड़ी के साथ उसके पीछे आ रहा था। वो भागकर उसकी तरफ आई थी और उसकी गाड़ी में बैठ गई। रूह तुम्हें तो बहुत ज़्यादा चोट लगी है, उसने रूह की कलाई देखते हुए कहा, जहाँ से खून निकल रहा था। चोट बहुत ज़्यादा लगी है, हमें पहले हॉस्पिटल चलना होगा, सारिम ने फिक्रमंदी से कहा, जबकि वो अपने आंसू रोके सिर्फ हाँ में गर्दन हिला गई थी। यारिम अपने ऑफिस में आया जहाँ लैला को वो बहुत ही ज़रूरी काम देकर गया था।
लैला सब कुछ ठीक है ना? वो उसके करीब आकर पूछने लगा जो उसकी सीट पर बैठी थी। उसे देखते ही उठ खड़ी हुई। हाँ डेवल, सब कुछ ठीक है। रूह ने पहले सोने की कोशिश की मगर उसे नींद नहीं आई, तो फिर आगे पीछे घूमने लगी और अब वो छत पर है। मेरे ख्याल से उसे इस वक्त तक अगर चप्पा चप्पा याद हो चुका होगा। लैला ने मुस्कुरा कर कहा। यानी वो अपनी सीट पर बैठकर उसे देखने लगा। इसे वो कहीं भी नजर ना आई। शायद वो छत पर थी और छत पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था। उसने शिफा को फ़ोन करके रूह को देखने को कहा था, क्योंकि छत पर कोई भी ऐसी चीज़ न थी जिसे वो नज़ारा बनाकर वहाँ पर रुक सकती। क्योंकि थोड़ी देर के बाद शिफा ने घबरा के फ़ोन करके उसे बताया कि रूह घर पर कहीं नहीं है। मैं तुम्हें इसके लिए माफ़ नहीं करूँगा। सारिम, यारिम ने मुठियाँ भीगते हुए कहा था। खिज़र, मायरा को उठा लाओ। अब सारिम को मैं इसी तरीके से समझाऊंगा। यारिम ने गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की थी। यारिम के हुक्म के मुताबिक खिज़र ने मायरा को स्कूल से पिक किया और अपने साथ ले आया। स्कूल वालों को मनाना खिज़र के लिए मुश्किल था, क्योंकि वो आसानी से उसे उसके साथ नहीं भेज रहे थे। लेकिन खिज़र के लिए ये इतना भी मुश्किल ना था। उसने सिर्फ अपनी पिस्तौल की नोक प्रिंसिपल के सर पर रखी थी और मायरा अब इसके साथ थी। लेकिन यारिम ने उसे अपने ऑफिस में लाने की बजाय साइड पर लाने को कहा था। वो हमेशा से ही यारिम के दिमाग को समझ नहीं पाता था। वो हमेशा आधी बात करता और आज भी यही हुआ था। यारिम ने आधी बात करके उसे हुक्म दिया जिसकी उसने तकमील कर दी। वो आगे क्या करना चाहता था इस बारे में उसे कुछ भी ना पता था। मायरा को लेके साइड पर पहुंचा तो यारिम फयाज के साथ था। फयाज सारिम का सबसे बड़ा दुश्मन था, क्योंकि फयाज के भाई हैदर को सारिम ने गोली मारी थी। बर वक्त इलाज ना होने की वजह से इसकी टांग काट दी गई और वो सारी ज़िंदगी के लिए माजूर हो गया था। अब वो किसी भी तरह सारिम से बदला लेना चाहता था, लेकिन इस मामले में कोई भी इसका साथ नहीं दे रहा था। सारिम कभी मेरा दोस्त था, लेकिन आज वो मेरा दुश्मन है। उसने दोस्त होकर मेरे सीने में खंजर घोंप पाया। मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता। वो मेरे सारे उसूलों से वाकिफ़ है। उसे पता है कि मैं अपने मतलब के लिए कभी उसकी बेटी का इस्तेमाल नहीं करूँगा। उसे यकीन है कि मैं उसकी बेटी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन तुम उसकी बेटी के साथ कुछ भी कर सकते हो। तुम चाहो तो उससे अपने भाई का बदला ले सकते हो। तुम सारिम से अपना बदला पूरा कर सकते हो। ये सारिम की बेटी है। यारिम ने दूर से आती मायरा की तरफ इशारा किया। मैं उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाऊंगा ये बात वो कभी नहीं मानेगा और मेरा मकसद पूरा नहीं होगा। वो मेरी बीवी को मेरे खिलाफ करके अपने साथ ले गया है। अब जब तक वो मेरी बीवी को वापस मेरे हवाले नहीं करता तुम इसे इसकी बेटी नहीं लोगे। यारिम ने हुक्म दिया था। और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा? ये भी तो हो सकता है कि मैं उसकी बेटी को ही मार डालूं, सारिम को उसकी बेटी भी ना मिले और तुम्हारी बीवी भी ना मिले, और मैं अपने भाई का बदला भी ले लूं। फयाज ने हंसते हुए कहा। नहीं फयाज, तुम मुझे डबल क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि अपने भाई का बदला लेने के लिए तुम्हारे पास तुम्हारा भाई भी होना चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? यारिम की बात सुनकर फयाज उठ खड़ा हुआ था। मतलब यह है कि यारिम कभी कच्ची गोलियां नहीं खेलता। तुम इस बच्ची का कुछ नहीं बिगाड़ोगे। तुम सिर्फ सारिम को डराओगे। तभी मेरी बीवी घर वापस आने पर सारिम को इसकी बेटी मिलेगी और तुम्हें तुम्हारा भाई वापस मिलेगा। अगर अपने भाई की ज़िंदगी चाहते हो तो मायरा को कुछ नहीं होना चाहिए, समझे? अब तुम जा सकते हो, यारिम ने ऑर्डर दिया था। रूह के बाजू की हड्डी को चोट लगी थी और चोट बहुत गहरी भी थी। ये तो शुक्र था कि बाजू टूटने से बच गया। सारिम इसके लिए काफ़ी परेशान था। अगर यारिम को पता चल जाता कि रूह के बाजू का ये हाल है तो वो न जाने क्या करता। सारिम को इस छोटी सी लड़की पर तरस आ रहा था जो एक आम सी ज़िंदगी गुजारते हुए कहाँ आ पहुंची थी। रूह बहुत ज़्यादा खूबसूरत ना थी कि यारिम पहली ही नज़र में उस पर अपना दिल हार बैठा, लेकिन यारिम की दीवानगी सारिम की समझ से बाहर थी। वो इस लड़की को इतना कैसे चाहने लगा था? यारिम ने तो कभी किसी औरत की ख्वाहिश तक ना की थी। अभी मैं ये सब कुछ सोच रहा था कि इसका फ़ोन बजा। नंबर अनजान था। उसकी जॉब ऐसी थी, उसे अपने फ़ोन पर आने वाली हर कॉल उठानी पड़ती। हेलो, सारिम ने फ़ोन उठाकर कहा। अपनी बेटी की ज़िंदगी चाहते हो तो डेवल की बीवी को इसके घर पहुंचा दो। फयाज ने कहा था। कौन हो तुम और मेरी बेटी कहाँ है? सारिम ने गुस्से से पूछा। मैं फयाज हूँ, इंस्पेक्टर सारिम, वही फयाज जिसके भाई को सारी ज़िंदगी के लिए माजूर कर दिया गया था। तुमने कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, बस 5 माह पहले तुमने मेरे भाई को दोबारा उठकर चलने की काबिल नहीं छोड़ा। तुम्हारी बेटी मेरे कब्ज़े में है, जबकि मेरा भाई डेवल के कब्ज़े में। अगर तुमने अगले 1 घंटे में डेवल की बीवी को इस तक ना पहुंचाया तो वो मेरे भाई की लाश मुझ तक पहुंचा देगा। और अगर मेरा भाई मरा ना इंस्पेक्टर तो तुम्हारी बेटी तो समझो गई। अपनी बेटी की जान प्यारी है तो जल्द से जल्द डेवल की बीवी को इसके घर पहुंचा दो।
फ़ोन बंद हो चुका था और जो सारिम ये सोच रहा था कि अगर डेविल ने रूह के लिए उसे कोई धमकी दी भी तो वो भी उसको या इसकी फैमिली को कुछ नहीं करेगा, क्योंकि यारिम अपने मतलब के लिए कभी किसी बेगुनाह को इस्तेमाल नहीं करता था और करे भी तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। लेकिन इसकी बेटी यारिम के पास नहीं बल्कि किसी बहुत बड़े गुंडे के पास थी और अब सही मायनों में सारिम के हाथ पैर फूल चुके थे। वो रूह के टिकट बुक करवाने वाला था पाकिस्तान के। डॉक्टर ने रूह को पट्टी बांधी और हाथ हिलाने से बिल्कुल ही मना कर दिया। वो कमरे में आया तो रूह को काफ़ी परेशान लगा। अभी वो हॉस्पिटल में ही थे। क्या हुआ सारिम, आप इतने परेशान क्यों हैं? सब कोई ठीक है ना? रूह ने पूछा। मायरा किडनैप हो चुकी है, सारिम ने परेशानी से बताया। क्या? यारिम ने रूह ने पूरी बेयकीनी से पूछा। अगर यारिम करता तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन ये काम यारिम ने नहीं बल्कि एक बहुत बड़े गुंडे ने किया है। रूह, वो मेरी बेटी के साथ कुछ भी कर सकता है। सारिम बहुत परेशान था। सिर्फ यारिम ही मेरी मदद कर सकता है, क्योंकि फयाज का भाई हैदर यारिम के कब्ज़े में है और उसने ये शर्त रखी है कि मैं जब तक तुम्हें वापस घर नहीं पहुंचा देता तब तक फयाज के भाई को वो नहीं छोड़ेगा। जब तक फयाज का भाई आज़ाद नहीं होगा तब तक मेरी बेटी वापस घर नहीं आएगी और मेरे पास सिर्फ 1 घंटे का वक्त है और जो कुछ मैं यारिम के साथ कर चुका हूँ अब यारिम मेरी मदद नहीं करेगा। सारिम ने परेशानी से कहा था। यारिम आपकी मदद ज़रूर करेंगे सारिम, आप मुझे बस घर छोड़ाएं। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। रूह, इतनी मुश्किल से तुम्हें वहाँ से निकाला है और अब तुम कह रही हो मैं तुम्हें वापस वहाँ पे छोड़ाऊँ? अपनी बेटी के लिए तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। यारिम मेरे शौहर हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ क्या कर सकते हैं? रूह ने कहा। धोखा देने वाले को जान से मार देता है वो। सारिम ने समझाना चाहा। मुझे डर नहीं है, रूह ने बेखौफी से उठते हुए कहा, जबकि सारिम को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मायरा का ख्याल था। सारिम आज अपने आप को बेहद बेबस महसूस कर रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो रूह को यहाँ तक लाकर वापस छोड़ जाएगा। इस वक्त वो यारिम के घर के बाहर खड़े थे। रूह, एक बार फिर सोच लो। मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें इस तरीके से यहाँ पर छोड़ कर जाना चाहिए। मैं कोई और तरीका निकालता हूँ मायरा को बचाने का। नहीं यारिम, कोई मेरे लिए गैर नहीं है कि मुझे इनके साथ डर लगेगा। ज़रा सोचिए, मायरा किस हाल में होगी। मैं एडजस्ट कर लूँगी। यारिम को समझाऊँगी कि मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती, मैं उनसे अलग ही चाहती हूँ और वैसे भी कभी ना कभी तो मुझे उनसे अलग होना ही पड़ेगा। तलाक के बगैर तो कहीं नहीं जा सकती। रूह खुद भी नहीं जानती थी कि इतना बड़ा फ़ैसला उसने कब किया, लेकिन ये बात तो क्लियर थी कि यारिम कभी ये काम नहीं छोड़ने वाला और एक कातिल के साथ एक आम ज़िंदगी गुजारने का ख्वाब कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकता था। वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि यारिम के लिए भी परेशानी का सबब थी। यारिम अलग दुनिया का बासी था, वो दोनों एक नहीं हो सकते थे। अगर यारिम ये सब कुछ छोड़ नहीं सकता था तो रूह भी एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती थी जो दिन रात लोगों का कत्ल करे। वो दोनों घर के अंदर दाखिल हुए तो खिज़र और शारिफ भी यहीं पर थे। जब से ये सब कुछ हुआ था रूह का खिज़र से एक बार भी सामना ना हुआ था। वो जो कभी अपने काम के लिए किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होता था, आज रूह की नज़रें पड़कर शर्मिंदगी से नज़रें झुका गया था। रूह, ये क्या हरकत की है तुमने? तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया था क्या? कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें अंदाज़ा भी है डेविल कितने गुस्से में है? क्या करेंगे आपके डेविल? कत्ल कर देंगे मुझे भी, इस तरह से वो और लोगों को मारते हैं। रूह शारिफ की बात काटते हुए बोली। रूह, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि तुम्हारी गलती की क्या सज़ा हो सकती है। शारिफ ने उसे समझाने की एक नाकाम सी कोशिश की थी। मुझे शर्म आती है ये सोचते हुए शारिफ भाई कि मैंने आपको भाई कहा। आप भी यही काम करते हैं ना, लोगों की ज़िंदगियों से खेलते हैं। क्या आपको भी तरस नहीं आता जब कोई आपके सामने तड़पता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है? आपको उस पर ज़रा तरस नहीं आता? रूह से शर्म दिलाने की कोशिश कर रही थी। बस शारिफ, बहुत हुआ, अब जाओ हैदर को ले जाओ, सारिम की बेटी को छुड़ाओ, मैं भी हैदर को ले आता हूँ। शारिफ ये कहकर बाहर चला गया। थैंक यू इंस्पेक्टर। सारिम, आपने हमारा काम कर दिया, वरना आपका काम कभी नहीं होता। खिज़र इसको इग्नोर करके सारिम से मुखातिब हुआ। हमें शर्म दिलाने से बेहतर है रूह के तो तुम खुद शर्म करो। तुम्हें पता है जो हरकत तुमने यहाँ दुबई में की है, वहीं अगर पाकिस्तान में की होती तो क्या होता? किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। एक भागी हुई लड़की की क्या इज्जत होती है ये तो तुम भी जानती हो। ना इसे ख़ानदान पूछता है और ना ही शौहर। ये तो तुम एहसान मानो यारिम का। वो इस वक्त सारिम को मुकम्मल इग्नोर किए हुए था, जैसे यहाँ सारिम मौजूद ही ना हो। लेकिन इसके बाद मुकम्मल होने से पहले ही रूह उठी। मैंने नहीं कहा था आपके यारिम को कि मुझे पूछे, मैं तो अभी भी यही कह रही हूँ कि मुझे उनके साथ नहीं रहना
और कोई भी मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। बकौल आपकी कि मैं घर से भागी हुई लड़की हूँ, तो इनकी नज़रों में तो वैसे भी मेरी कोई इज़्ज़त नहीं रही। तो बेहतर है अपनी इज़्ज़त बनाने के लिए छोड़ दे मुझे और मैं अपने घर वापस चली जाऊँ। रूह एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोली। रूह, तुम वहाँ जाना चाहती हो उन लोगों के पास जिन लोगों ने तुम्हें भेज दिया? हाँ, मैं वापस जाना चाहती हूँ, लेकिन उन लोगों के पास नहीं, बल्कि उन लोगों के पास जो ना तो बेटियों का सौदा करते हैं और ना ही दूसरों को कत्ल करते हैं। माफ़ कीजिए खिज़र भाई, पाकिस्तान में दारुल अमान की कमी नहीं है। रूह ने गुस्से से कहा। दुबई के डॉन की बीवी दारुल अमान में रहेगी? संभल जाओ रूह, तुम क्या करती फिर रही हो? तुम्हें अंदाज़ा भी है डेविल कितना परेशान है? हमारा सारा काम रुका हुआ है, यहाँ तुम्हारे चौंचले ख़त्म नहीं हो रहे। क्या कर दिया इन 4 महीनों में तुमने यारिम के साथ कि उसे किसी और चीज़ का होश ही नहीं है? खिज़र ना चाहते हुए भी उसके सामने यारिम की बेबसी बयान कर रहा था कि शायद उसकी बात ही समझकर वो यारिम को छोड़ने का फ़ैसला बदल दे और अपनी बचकाना हरकतें छोड़ दे। खिज़र अभी उससे कुछ और कहता, इससे पहले ही वो दरवाज़ा खोल कर यारिम अंदर दाखिल हुआ। वेलकम बैक बेबी। यारिम उसे देखकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा था और उसे अपने सीने से लगाया। सबके सामने की हरकत रूह को शर्मिंदा कर गई थी। आई मिस यू सो मच। कैसी रही तुम्हारी पिकनिक? इंजॉय किया? वो शायद नहीं, यकीनन उसका मजाक उड़ा रहा था। सानिम को गुस्सा तो आया, लेकिन फिर वक्त वो कंट्रोल कर गया, क्योंकि शारिफ हैदर को लेने गया हुआ था और सवाल उसकी बेटी का था। ये तुम्हारे बाजू पे क्या हुआ है रूह? यारिम ने उसके बाजू पे बंदी पट्टी को देखते हुए कहा, लेकिन उसका जवाब सुनने से पहले वो सानिम की तरफ पलटा था। क्या किया है तुमने मेरी बीवी के साथ? कैसे लगी इसे चोट? खिज़र डॉक्टर को बुलाओ। वो बेकरारी से उसका बाजू देखने लगा था, जबकि साथ साथ सानिम को सख्त निगाहों से घूर रहा था। छत से कूदते हुए चोट लग गई। रूह बिना डर और शर्मिंदगी के बोली थी। इसकी सदा पे यारिम मुस्कुराए बिना न रह सका, जबकि खिज़र का दिल किया कि इसकी इस हरकत पे उसका सर फाड़ दे। पिछले 3 घंटों से वो उसकी बेकरारी देख रहा था। अगर उसकी हालत रूह देख लेती तो शायद कभी उससे दूर होने का ख्याल भी अपने दिल में ना लाती। वैसे मुझे उम्मीद नहीं है कि इसके बाद तुम ऐसी कोई हरकत करोगी, लेकिन फिर भी बेबी तुम पर यकीन नहीं कर सकता। वो इसका हाथ पकड़कर अपने होंठों तक लेकर जा रहा था जब रूह ने अपना हाथ खींच लिया। वो हर मुमकिन तरीके से अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था। वो रूह को खुद से बदगुमान नहीं करना चाहता था, लेकिन शायद रूह ने इसे आज गुस्सा दिलाने की कसम खाई थी। शारिफ कहाँ है? कब तक आएगा वो हैदर को लेकर? मेरी बेटी कहाँ है? सानिम के लहजे में अपनी बेटी के लिए फिक्रमंदी थी, जबकि खिज़र इसे इग्नोर करके डॉक्टर को फ़ोन कर रहा था। इतनी देर में अपनी बीवी के बगैर तड़पा हूँ, थोड़ी देर तुम अपनी बेटी के बगैर तड़पो। तुम्हें भी तो पता चले मोहब्बत में तड़प किस बला का नाम है। यारिम बस इतना कहकर रूह का हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती उसे अंदर ले जाने लगा था। तुम रेस्ट करो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। यारिम प्लीज़ ऐसा मत करो मेरे साथ, मेरी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है। यारिम बताएं उन्हें कि उनकी बेटी कहाँ है। आप इतने बेहिस हो सकते हैं, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। रूह ने ज़बरदस्ती उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वाया। तुम प्यार के लायक ही नहीं हो रूह, मुझे तुम्हें इतना सर चढ़ाना ही नहीं चाहिए था। यारिम ने ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ा और उसे घसीट कर अंदर ले गया, जबकि पीछे से सानिम की आवाज़ आती रही, जिसे वो मुकम्मल इग्नोर कर गया था। क्यों मरे जा रहे हो इंस्पेक्टर? सानिम, मिल जाएगी तुम्हें तुम्हारी बेटी, कुछ नहीं होगा उसे, बस तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा मिल जाए। खिज़र ने जैसे उसकी बेबसी का मजाक उड़ाया था। खिज़र, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, खुदा के लिए ऐसा मत करो। इस सब में मेरी मासूम बच्ची का क्या कसूर? वो बच्ची है। सानिम ने उसे समझाने की कोशिश की। रूह भी बच्ची है, यकीन करो वो भी मेरी बच्ची है। तुमने हमारी बच्ची को हमारे खिलाफ़ करने की कोशिश की, मेरे इकलौते रिश्ते को मुझसे दूर करने की कोशिश की। खिज़र गुस्से से इसकी तरफ आया। तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा रूह के साथ क्या रिश्ता है? सानिम ने परेशानी से पूछा। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें बस तुम्हारी बेटी से मतलब होना चाहिए, जो शायद तुम्हें आज मिल जाए। यारिम ने ये केस मेरे हवाले किया है, यकीन करो इसे मैं अपने तरीके से हैंडल करूँगा। खिज़र उसका कंधा थपथपाते बाहर निकल गया था, जहाँ सामने से शारिफ मुस्कुराता हुआ अंदर आया। उसके साथ हैदर नहीं था, शायद वो भी इसके प्लान में शामिल था। क्या ख्याल है, इसकी बेटी वापस करें या ना करें? खिज़र ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं तेरे सवाल का जवाब दूंगा, पहले तू मेरे सवाल का जवाब दे। शारिफ ने थोड़ी पे हाथ रख के कहा। रूह या लैला? शारिफ ने किसी अक्लमंद इंसान की तरह 2 ऑप्शन इसके सामने रखे थे। यारिम, खिज़र ने जवाब दिया। बोला ना सिर्फ 2 ऑप्शन है, रूह या लैला। शारिफ चिढ़कर बोला। यारिम तेरे पीछे खड़ा है, अगर अपनी जान बचानी है तो काम पर लग जा। खिज़र ने खबर दी तो शारिफ ने चौंक कर पीछे देखा, जहाँ कोई नहीं था। उसने मुड़कर देखा, खिज़र भी यहाँ नहीं था। सानिम अपने आप को बेहद बेबस महसूस कर रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो रूह को यहाँ तक
सालिम को खिज़र ने वापस भेज दिया और मायरा का कोई अता पता न था। सालिम को बस ये पता था कि उसकी बेटी प्रॉब्लम में है, वो लोग कभी भी उसकी बेटी की जान ले सकते हैं। यारिम के साथ जितना वो कर चुका उसके बाद यारिम इसकी मदद करता है, ये बात बिल्कुल नामुमकिन थी। वो तो अब पछता रहा था कि वो रूह को वापस छोड़ आया है, क्योंकि रूह को वापस छोड़ने के बाद इन लोगों ने मायरा को उसके हवाले ना किया था। उर्वा की तबीयत ख़राब थी और ऐसे में वो बार बार सिर्फ अपनी बेटी का नाम ले रही थी। सालिम के पास उसके किसी सवाल का कोई जवाब न था। फ़िलहाल तो सिर्फ और सिर्फ यारिम की मिन्नतें कर सकता था, लेकिन उसके लिए भी यारिम उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था। डॉक्टर ने रूह के बाजू की ठीक से ड्रेसिंग की थी, सब कुछ ठीक था, उसकी हड्डी टूटने से बच गई थी। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर से हिदायत देकर चला गया। मायरा ठीक है। मायरा और सालिम वापस चले गए थे। रूह ने शारिफ से पूछा, जबकि इस वक्त वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी। शारिफ ने एक नज़र खिज़र को देखा। शारिफ के इस तरह खिज़र को देखने पर रूह को फिर से गुस्सा आने लगा था। आ तो गई हूँ मैं वापस, अब छोड़ दो खुदा के लिए इस मासूम को। यही चाहते थे ना तुम लोग। आ गई हूँ मैं यहाँ वापस, रूह गुस्से से चिल्लाते हुए बोली। कोई एहसान नहीं किया है तुमने वापस आकर। अपने शौहर के घर वापस आई और अपना ये एटीट्यूड ज़रा कम करो। जिन लोगों के पास जा रही थी ना, इस घर में तुम्हारी क्या औकात है अच्छे से जानते हैं। खिज़र गुस्से से बोला। खिज़र बस करो, वो पहले ही तकलीफ़ में है। यारिम जैसे तड़प उठा। हाँ तुम फिक्र मत करो, मायरा को हमने सालिम के साथ वापस भेज दिया है। मायरा बिल्कुल ठीक है, वो खिज़र को घूरते हुए बोला तो खिज़र कमरे से बाहर निकल गया था। शारिफ खाना भेजो रूह के लिए, उसने शारिफ को कहा तो वो फ़ौरन कमरे से बाहर आया। शारिफ दरवाजे से ही खाना देकर चला गया था। यारिम रूह के लिए खाना लेकर आया तो उसने मुंह फेर लिया। वो ना तो उससे कोई बात कर रही थी और ना ही खाना खा रही थी। यारिम अपना गुस्सा कंट्रोल करे, अभी भी इससे प्यार से बनाने की कोशिश कर रहा था। अगर इसकी जगह किसी और ने ये हरकत की होती, यारिम इसका क्या हाल करता, ये वो खुद भी नहीं जानता था। प्लीज़ खाना खा लो, कब तक भूखी रहोगी मेरी जान, प्लीज़ कुछ खा लो। इस बार जब रूह ने इसका हाथ झटका तो वो भी अपना कंट्रोल खो बैठा था और एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। मेरा दिमाग ख़राब है जो मैं कब से प्यार से मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं मज़ीद नखरे नहीं बर्दाश्त कर सकता। शराफत से खाना खाओ, वरना इससे पहले कि वो कुछ कहता उसने रूह के चेहरे को देखा, जहाँ वो अपने चेहरे पर हाथ रखे बेयकीनी से उसे देख रही थी। यारिम ने उसके गाल पे हाथ रखा। वो उस पे हाथ नहीं उठाना चाहता था। वो अपने आप पे जितना कंट्रोल कर रहा था, रूह उतना ही उसके गुस्से को हवा दे रही थी। यारिम मोहब्बत से उसके गाल को सहला रहा था जब रूह उसे देखने लगी। ऐसे मत देखो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं कह रहा हूँ, ऐसे मत देखो मुझे। न जाने वो कैसी नज़रों से देख रही थी। यारिम इसे नज़रें तक नहीं मिला पा रहा था। प्लीज़ मत करो मेरे साथ इस तरह, मैं कभी इतना बेबस नहीं हुआ जितना तुम्हारे सामने होता हूँ। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, खुदा के लिए मेरी बात मान लो। कहीं नहीं जा सकती तुम यहाँ से। कितनी ज़्यादा चोट लगी है तुम्हें, उसका बाजू थामते हुए बोला। रूह ने फ़ौरन बाजू छुड़ाते हुए आह भरी थी। दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा, क्या कर रही हो, दर्द होगा। यारिम ने बेख्तियार उसका बाजू थामा। नहीं हो रहा मुझे दर्द, आप दे रहे हैं मुझे दर्द। बार बार मेरे सामने आकर मेरे साथ ज़बरदस्ती करके। नहीं रहना चाहती मैं आपके साथ, क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ। नहीं खाना मुझे खाना, चले जाएं आप यहाँ से। इस वक्त सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ आपको देखने से हो रही है, रूह कहते हुए रोने लगी थी। प्लीज़ चले जाएं। रूह मैं चला जाऊँगा, प्लीज़ तुम खाना खा लो। यारिम ने जैसे मेहनत की थी। कुछ नहीं खाना, मुझे ले जाएं इसे यहाँ से, प्लीज़ चले जाएं यहाँ से, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे। वो उसके सामने हाथ जोड़ने लगी थी। यारिम एक आखिरी बार उसे देखता कमरे से बाहर निकल गया। वो कमरे से बाहर निकला तो खिज़र गुस्से से बाहर टहल रहा था। बहुत बुरा कर रहे हो यारिम, तुम्हें उसको सज़ा देनी चाहिए उसे, ताकि वो दोबारा ऐसी गलती ना करे और ना ऐसा करने के बारे में सोचे। लेकिन तुम तो प्यार से ट्रीट कर रहे हो। हाँ सज़ा दूँ ताकि वो मुझसे बदगुमान होकर मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए। यारिम के लहजे में डर था। इस तरह से ट्रीट करने से क्या वो हमेशा तुम्हारे पास रहेगी? नहीं यारिम, तुम पर ये नरमी सूट नहीं करती। तुम शैतान हो, शैतान रहो, फरिश्ता बनने की ज़रूरत नहीं है। जितना अच्छा बनोगे रूह इतनी तुमसे दूर जाएगी। तुम्हारा नर्म लहजा उसे खुद सर बना रहा है। तुम जितना उसे प्यार से बात करोगे वो उतने तुमसे दूर होगी, क्योंकि उसके दिल में तुम्हारा डर ख़त्म हो चुका है। याद रखना यारिम, रूह तुम्हारे डर से तुम्हारे पास रह सकती है, लेकिन तुमसे प्यार करके वो कभी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि उसकी दुनिया अलग है तुमसे और वो इस दुनिया में वापस जाना चाहती है।
अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो प्यार से आजमा लो, वरना जो हो वही बन कर दिखाओ। तुम जो उसके सामने बनने की कोशिश कर रहे हो तुम नहीं हो जालिम, कम से कम अपनी मोहब्बत के लिए अपना आप मत छुपाओ। वो उसे आईना दिखाता बाहर निकल गया था। जारी है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।